हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपको बैंक से जुड़ी कोई समस्या हुई है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं मिला है? क्या आपका कोई बैंक से लोन संबंधित विवाद चल रहा है लेकिन हल नहीं हो पा रहा है? डिजिटल लेन-देन में आज तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है लेकिन आपकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरबीआई के इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के बारे में, जिसकी सहायता से आप फ्री में मुफ्त, त्वरित और प्रभावी उपाय अपनी शिकायत का पा सकते हैं और शिकायत का निवारण कर सकते हैं। आरबीआई ने हाल ही में इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम की एनुअल रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के लिए जारी की है। तो क्या है यह आरबीआई का इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम? रिजर्व बैंक ने 12 नवंबर 2021 को इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम बनाई थी। इससे पहले विभिन्न क्षेत्रों के लिए अन्य प्रकार की ओम्बड्समैन स्कीम कार्यरत थी, जैसे कि बैंकिंग के लिए ओम्बड्समैन स्कीम 2006 थी। एनबीएफसीज के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए 2018 की ओम्बड्समैन स्कीम थी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए, पेमेंट वॉलेट संबंधित ट्रांजैक्शंस के लिए 2019 की ओम्बड्समैन स्कीम थी। चूंकि काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स हो गई थी और हर क्षेत्र के लिए एक अलग ओम्बड्समैन स्कीम थी, इन सभी को मर्ज करके एक यूनिफाइड स्कीम बनाई गई, जिसे इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम नाम दिया गया। और चूंकि यह नवंबर 2021 में बनी थी, इसीलिए इसे इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2021 कहा जाता है। और चूंकि यह एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, तो इसके तहत सभी बैंकों, सभी एनबीएफसीज, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर या कंपनीज और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज से जुड़ी सभी संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है। इस स्कीम का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इसमें कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि कंप्लेन सेंट्रली हैंडल की जाती है। इससे पहले, इस स्कीम के अस्तित्व में आने के पहले, अगर आपको कोई शिकायत होती थी, जैसे बैंक से शिकायत होती थी, तो आपको अपने क्षेत्र के रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में या रीजनल ऑफिस में उसकी शिकायत करनी होती थी। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद नवंबर 2021 में ही एक सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर सीआरपीसी का गठन रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया, जो चंडीगढ़ में लोकेटेड है। और यह एक फोकल पॉइंट है, एक सेंट्रलाइज वन पॉइंट है, जहाँ पे अगर कोई भी ओम्बड्समैन से संबंधित शिकायत होती है, तो शिकायत का निवारण उस सेंटर के माध्यम से किया जाता है। हम जितनी भी ईमेल और पोस्टल कंप्लेन करते हैं ओम्बड्समैन की, वो सभी इसी सीआरपीसी के द्वारा उस पे कार्य होता है। इस स्कीम का एक बड़ा फायदा और यह भी है कि अगर 30 दिनों तक कोई भी एनबीएफसी या फिर कोई भी वित्तीय संस्था आपकी शिकायत का समाधान नहीं करती है, तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और वह भी बिल्कुल मुफ्त। तो इसके अंतर्गत कौन-कौन सी संस्थाएं आती हैं? सभी प्रकार की जो बैंकें होती हैं, भले सभी प्रकार की बैंकें, भले ही वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, एनबीएफसी हो या पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे इत्यादि हों, और सभी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज कौन-कौन सी होती है? जिसका हमने काफ़ी प्रचलित नाम सुना हुआ है, वो है एक सिबिल, उसके अलावा है एक्सपीरियन, उसके अलावा होती है इक्विफैक्स या फिर क्रिफ हाईमार्क। एनबीएफसीज कौन-कौन सी है? जितनी भी ऐसी वित्तीय संस्थाएँ जिनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो फाइनेंस रिलेटेड कार्य करती हैं, तो उन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहा जाता है। उनसे संबंधित शिकायतें भी हम आरबीआई के ओम्बड्समैन में कर सकते हैं। और इस शिकायत को करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले हमको हमारी जो भी वित्तीय संस्था है, वहाँ पे कंप्लेन करनी है, और अगर 30 दिनों के भीतर हमको समाधान नहीं मिलता है, या फिर जो समाधान मिला है, जो उत्तर मिला है, वो संतोषजनक नहीं है, तो हम आरबीआई के ओम्बड्समैन में शिकायत कर सकते हैं। अब ये जो रिपोर्ट है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, एनुअल रिपोर्ट जो आरबीआई ने पब्लिश की है। तो टोटल कंप्लेन जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरबीआई के ओम्बड्समैन में मिली थी, वो थी कुल 9,34,355, और यह
32.81% जाता है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। तो अब ओम्बड्समैन ऑफिसेस जो आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस हैं, जिनकी संख्या लगभग 24 है, उसमें जो कंप्लेंट्स मिली थी डायरेक्टली ओम्बड्समैन ऑफिसेस में, वो 2,93,924 थी। और जो सीआरपीसी को, जैसा कि हमने कुछ समय पहले पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, सीआरपीसी में जो कंप्लेन मिली थी वो 6,40,431 थी। अब ये जो कंप्लेन थी इसमें 82.28% बैंक्स के अगेंस्ट थी, 14.53% एनबीएफसीज के अगेंस्ट थी, और जितनी टोटल कंप्लेन मिली थी, मतलब जो 9,34,355 कंप्लेन मिली थी, उसमें से 29.01% कंप्लेन लोन और लोन से संबंधित मामलों की कंप्लेन थी। 29.01%। रिजोल्यूशन रेट क्या था, समाधान की क्या दर थी, तो जो जितनी भी रिजर्व बैंक के ओम्बड्समैन ऑफिसेस में कंप्लेन मिली थी, उसमें से 95.10% का समाधान कर दिया गया। जो सीआरपीसी पे कंप्लेन मिली थी, उसमें से 98.82% का कंप्लेन का समाधान कर दिया गया। और इसमें से कुल 9,34,000 के लगभग जो कंप्लेन थी, 82 कंप्लेन अपीलेट अथॉरिटी के पास गई। अपीलेट अथॉरिटी क्या होती है दोस्तों? जब ओम्बड्समैन आपकी कंप्लेन का समाधान देता है तो उसे ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द ओम्बड्समैन। अगर उस ऑर्डर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट आरबीआई की अपीलेट अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर उस मामले को अपीलेट अथॉरिटी के पास लेके जा सकते हैं। आमतौर पे रिजर्व बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो अपीलेट अथॉरिटी के हेड होते हैं। तो जो लगभग 9,34,000 कंप्लेन थी, उसमें से 82 कंप्लेन अपीलेट अथॉरिटी के पास गई, जिसमें से 72 शिकायतकर्ताओं की थी और 10 रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब वो सभी एंटिटीज जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है, जैसे कि बैंक, एनबीएफसीज और अन्य वित्तीय संस्थाएं। उन्होंने 10 कंप्लेन अपीलेट अथॉरिटी के पास, हायर अथॉरिटी के पास सबमिट की थी। तो अब ये देखते हैं कि अगर हमको कंप्लेन करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हमें हमारी जो भी एनबीएफसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास कंप्लेन करनी है। वो कंप्लेन आप ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं या लिखित आवेदन के माध्यम से कर सकते हैं। अगर वो कंप्लेन 30 दिन तक उसका कोई निराकरण नहीं होता है या संतुष्टि जनक निराकरण नहीं होता है, संतोषप्रद नहीं निराकरण होता है, तो हम उसको आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास ले जा सकते हैं। अब ओम्बड्समैन में कंप्लेन दर्ज कराने के क्या क्या तरीके होते हैं? तो एक सीएमएस होता है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है आरबीआई का, वहाँ पे इस वेब एड्रेस पे जाके हम कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, सीआरपीसी को या फिर आरबीआई को डायरेक्टली ईमेल से के माध्यम से कर सकते हैं। एक नया पोर्टल बनाया है आरबीआई ने, जिसे सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CPGRAMS कहा गया है। इस पोर्टल पे जाके कर सकते हैं, या फिर इन सब में भी हमें दिक्कत आ रही है तो हम फिजिकल लेटर या एप्लीकेशन के माध्यम से भी हमारी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम हमारी कंप्लेंट आरबीआई के पास ओम्बड्समैन ऑफिस में दे सकते हैं। कौन कौन ये कंप्लेन फाइल कर सकता है? तो वो हर व्यक्ति, हर कस्टमर जिसे बैंक की सर्विस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विस में कोई कमी नज़र आ रही है, या फिर कोई फ्रॉड हुआ है, कोई गलत चार्जेस लगे हैं, वो सब इसमें कंप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा लोन संबंधित जो विवाद है, डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित कुछ विवाद है, कोई पेमेंट फेलियर से संबंधित समस्या है और आपको उसका संतोषप्रद आंसर नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ गोल-गोल घुमाया जा रहा है, तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे हम डिजिटल एरा में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे तो आम तौर पर कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ेल नहीं होता है, लेकिन अगर कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो जाता है, तो हमारे सामने हमेशा एक ये प्रश्न रहता है कि हम कैसे जाएँ? क्योंकि इन कंपनीज़ का कोई फ़िज़िकल ऑफ़िस तो आम तौर पे होता नहीं है। हम कैसे कंप्लेन करें? और हमेशा हमें अगर एक डिप्लोमेटिक आंसर मिल रहा है, संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हम आरबीआई के पास जा सकते हैं। इसके क्या
फायदे होते हैं, की बेनिफिट्स: फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड क्विक रेजोल्यूशन। आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम में कंप्लेन दर्ज कराने का कोई पैसा नहीं लगता है। ये पूरी तरह से मुफ्त है, पूरी तरह से पारदर्शी है और आमतौर पे काफ़ी जल्दी अपनी समस्या का निराकरण ओम्बड्समैन के द्वारा किया जाता है। हर तरीके की कंप्लेन के लिए एक ही विंडो है। जैसा कि पहले हुआ करता था कि बैंक के लिए अलग ओम्बड्समैन स्कीम थी, एनबीएफसीज के लिए अलग थी, डिजिटल कंपनीज के लिए अलग ओम्बड्समैन स्कीम थी। अब सिर्फ एक सिंगल विंडो के तहत आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आ चुकी है और वहाँ पे हम सिंगल विंडो सेवा के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। और आमतौर पे यह जो ओम्बड्समैन के ऑर्डर होते हैं या जो समस्या का निराकरण किया जाता है, उसमें जो ग्राहक है, उसके प्रति कड़ा रवैया नहीं अपनाया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा कड़े और सख्त निर्देश दिए जाते हैं और समस्या का निराकरण करने के लिए आदेश दिया जाता है। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए मेजर इनिशिएटिव लिए हैं, उस वित्तीय वर्ष में 2023-24 में उसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है कि इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम को मजबूत करने के लिए सभी फाइनेंशियल एंटिटीज़ को मास्टर डायरेक्शन इशू किया है आरबीआई ने दिसंबर 2023 में। इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम की मैकेनिज्म, उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसमें ठीक से तालमेल बैठा रहे बैंक्स और आरबीआई और कस्टमर्स के बीच में, तो एक मास्टर डायरेक्शन इशू किया दिसंबर 2023 में। इसके अलावा भुवनेश्वर और कोची में 2 कॉन्टैक्ट सेंटर आरबीआई ने स्थापित किए हैं, एस्टैब्लिश्ड किए हैं। चंडीगढ़ का जो कॉन्टैक्ट सेंटर था, उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया गया है, क्योंकि वहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा कॉल वॉल्यूम्स आने लगे हैं। कस्टमर को जैसे-जैसे जानकारी होती जा रही है, वहाँ पे लोड बढ़ रहा है, इसीलिए उसको और अपग्रेड किया गया। एक और जो डेवलपमेंट आया है, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी फॉर फास्टर डिजिटल वेरिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि जैसे किसी बैंक में खाता खुलवाना हो, तो हमारा जो केवाईसी है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है और हमारे जो आधार कार्ड के ओटीपी के माध्यम से हमारे अधिकांश कार्य केवाईसी से संबंधित हो जाते हैं। तो ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी सभी डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए लागू किया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा। इसके अलावा जब भी कोई व्यक्ति किसी बैंक से या किसी संस्था से लोन लेता है और लोन चुकाने के बाद उसके जो प्रॉपर्टी पेपर हैं, उसको जल्दी से कस्टमर को तुरंत वापस दिए जाने के लिए भी आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की है कि लोन जैसे ही चुकता किया जाए, तुरंत कस्टमर को उसके उस लोन से संबंधित प्रॉपर्टी के पेपर लौटा दिए जाएं। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इस वित्तीय वर्ष में हुआ, उसमें ऑफलाइन स्मॉल वैल्यू जो ट्रांजैक्शन है, उसकी लिमिट 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई। ये कैसे किया जाता है? ये यूपीआई लाइट के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि हम नॉर्मल यूपीआई करते हैं, तो उसमें हमारा जो फ़ोन है, वो हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए और हमको उसमें हमारा एक 4 डिजिट का या 6 डिजिट का पिन डालना होता है, जभी जाके वो यूपीआई पेमेंट होता है। लेकिन यूपीआई लाइट जो है, वो बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी हम और बिना पिन के भी 500 रुपये तक का ट्रांजैक्शन यूपीआई लाइट के माध्यम से कर सकते हैं और हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। यूपीआई लाइट जो है, आरबीआई ने एज ए पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क इशूड बाय आरबीआई फॉर फैसिलिटेटिंग स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड 2022 में लॉन्च किया था कि ऑफलाइन मोड में जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है, इंटरनेट कनेक्शन कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी उसको अगर यूपीआई से संबंधित ट्रांजैक्शन करना है, तो वह 500 रुपये तक प्रति ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो यूपीआई लाइट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा एक और जो पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है, वो है उद्गम पोर्टल और ये किसके लिए है? यह अनक्लेम्ड डिपॉजिट अक्रॉस बैंक्स। अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। अनक्लेम्ड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जैसे कि
जिस पे कस्टमर ने काफ़ी लंबे समय 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि में कोई क्लेम नहीं किया होता है। आमतौर पे होता क्या है कि कस्टमर के काफ़ी सारे कस्टमर के काफ़ी बैंकों में अकाउंट होते हैं। कस्टमर कभी-कभी भूल जाते हैं कि मेरे किस बैंक में अकाउंट है, या फिर कस्टमर की मृत्यु होने के उपरांत घर वालों को पता ही नहीं होता है कि उसका किस-किस बैंक में अकाउंट था, और उस अकाउंट में हो सकता है कुछ बैलेंस रहा हो, कुछ एफडी वगैरह की हो, कुछ डिपॉज़िट रहा हो। उस प्रकार के डिपॉज़िट को जिसको कस्टमर ने पिछले 10 वर्षों में क्लेम नहीं किया है, अनक्लेम्ड डिपॉज़िट कहा जाता है। और ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट आरबीआई द्वारा एक पूल अकाउंट में मैनेज किए जाते हैं। तो उस अनक्लेम्ड डिपॉजिट से संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए तो उद्गम पोर्टल से मिलती है, जो आरबीआई ने शुरू किया इसी वित्तीय वर्ष के दौरान। अलर्ट फैमिली बुकलेट रिलीज की, जो लोगों को सुरक्षित बैंकिंग के लिए गाइड करती है। तो यह इस वित्तीय वर्ष में आरबीआई के कंज्यूमर प्रोटेक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओवरव्यू एंड फंक्शंस। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल वर्ष 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। तो आरबीआई एक्ट किस वर्ष का है? वो 1934 का है। और इस स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो मुंबई में है। इसके जो वर्तमान गवर्नर हैं वह श्री संजय मल्होत्रा जी हैं, जो आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था, आरबीआई की स्थापना कब से प्रभावी हुई, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है और पहले गवर्नर कौन थे। आरबीआई के जो मुख्य कार्य होते हैं उसमें क्या है? बैंकिंग प्रणाली को पूरी तरह से रेगुलेट करना, फाइनेंशियल सिस्टम को, मॉनेटरी सिस्टम को पूरी तरह से रेगुलेट करना, ये आरबीआई का काम है। इसमें कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। तो हमने देखा होगा कि 2 महीने में आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, जिसमें विभिन्न रेट्स जैसे कि रेपो रेट, सीआरआर इत्यादि, एसएलआर इत्यादि डिसाइड किए जाते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। तो ये सभी रेट्स आरबीआई मेंटेन करता है। सिस्टम में कितनी लिक्विडिटी डालनी है, ये आरबीआई निर्धारित करता है। मौद्रिक नीति जो फिस्कल पॉलिसी होती है, वो सब उसके बारे में चर्चा होती है। डिजिटल पेमेंट का संचालन का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जितने भी बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, डिजिटल पेमेंट कंपनीज हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, इन सबको का रेगुलेशन आरबीआई के माध्यम से किया जाता है। हमारे देश में जितनी भी करेंसी है और फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित कार्य हैं, वह सब आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। इन रेगुलेशन के कार्यों के साथ साथ आरबीआई इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी कार्य करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए आज के वीडियो में जैसे कि हमने ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में जाना, इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन, सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं वो आम आदमी तक पहुंच रही है कि नहीं, या उस योजना का उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं, ये सब आरबीआई देखता है। डिजिटल बैंकिंग की ग्रोथ और फाइनेंशियल लिटरेसी आरबीआई के कार्य क्षेत्र में आता है। ग्रीवियंस रिट्रेसल थ्रू ओम्बड्समैन स्कीम्स, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया ही है। आरबीआई के गवर्नेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें गवर्नर, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो उस बोर्ड के हेड होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर जो आरबीआई के हैं वो भी होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं 10 की संख्या में। और रीजनल बोर्ड, जो आरबीआई के 4 रीजनल बोर्ड है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में, उसके हेड भी इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य होते हैं। तो अगर आपको बैंकिंग, एनबीएफसी या डिजिटल ट्रांजैक्शन में कोई भी समस्या हो, बैंक आपकी शिकायत नहीं सुन रहा हो, तो आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम एक बहुत ही आसान, प्रभावी और मुफ्त
समाधान प्रदान करने की प्रणाली है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, फ्री में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तेजी से हम हमारा सॉल्यूशन पा सकते हैं और बैंकिंग और सभी वित्तीय संस्थानों में पारदर्शिता के साथ हम हमारा कार्य कर सकते हैं। तो कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पे जा सकते हैं, वहाँ पे लेटर लिख सकते हैं, वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।